नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज हम जो पूर्व वैदिक काल या जो ऋग्वैदिक काल है उसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। पिछले कुछ वीडियो में हमने उसके धार्मिक जीवन के बारे में, उसके सामाजिक जीवन के बारे में बातें कर ली है। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है। तो राजनीतिक व्यवस्था में अगर हम शुरू करें तो जो राजनीति की एक बुनियादी इकाई के रूप में परिवार को हम मान सकते हैं। सामाजिक व्यवस्था में परिवार के बारे में हमने पढ़ लिया था। परिवार सबसे छोटी एक इकाई थी। परिवार का जो मुखिया होता था वो कुलप या गृहपति भी इसे कहा गया था। ये मैंने आपको सामाजिक व्यवस्था में बताया था पहले, इसलिए यहाँ इसका जिक्र नहीं किया। बुनियादी इकाई परिवार है, इसका जो मुखिया है वो कुलप या गृहपति कहलाता था। उसके बाद कुछ परिवारों का जो समूह होता था, कुछ परिवारों का समूह है वो ग्राम कहलाता था। ये परिवारों का समूह एक तरह से स्वजनों का समूह भी इसे कहा गया है। ग्राम का जो प्रमुख मुखिया होता था उसे ग्रामणी नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? ग्रामणी। ग्राम शब्द से ही बना हुआ है, ये एक शब्द है ग्रामणी, आपको आसानी से याद भी रह जाएगा। उसके बाद कुछ गांवों का जो समूह होता था उसे विश कहा गया है, उसको विश कहा गया है। अनेक ग्रामों का समूह होता था, इसका जो प्रमुख होता था उसे विशपति के नाम से जाना जाता था। विशपति। विश का उल्लेख है वो ऋग्वेद में 170 बार उल्लेख हुआ है। 170 बार विश शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। विश के बाद अनेक जो विषों का समूह होता था उसे जन कहते थे, उसे जन कहते थे। जन का उल्लेख है वो 275 बार हुआ है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख है वो 275 बार हुआ है। जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ है। ये याद रखने वाली बात है। जन शब्द का जो उपयोग है, उल्लेख है, वो 275 बार हुआ है। जनपद शब्द का एक बार भी नहीं हुआ है। जन का मुखिया होता था वो राजा या उसे जनपति भी कहते थे, राजा या जनपति। अब बात करें हम राजा की, तो राजा का पद है वो ऋग्वैदिक काल तक आते आते आनुवंशिक हो गया था। लेकिन राजा को ज़्यादा अधिकार नहीं थे, उसके पास असीमित अधिकार नहीं थे। उसके अधिकार थे वो बहुत ही सीमित थे। उसके ऊपर एक संस्था वो नियंत्रण रखती थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन ऐसा कोई अस्तित्व किसी राष्ट्र का उस समय नहीं था। जन बहुत सारे थे, उन कुछ जनों के बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे। राजा का जो पद था वो आनुवंशिक हो चुका था ऋग्वैदिक काल में। राजा के पास अधिकार बहुत ही सीमित थे। अब बात करते हैं जो ऋग्वेद और ऐत्रेय ब्राह्मण दो ग्रंथ हैं। ऋग्वेद में और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में, इसमें राजा के निर्वाचन के संबंधी कुछ सूक्त दिए हुए हैं। उसमें कबीले का, राजा को कबीले का संरक्षक बताया गया है। उसे गोपाजनस्य की उपाधि दी गई है, ना कि वो उसे वहाँ का मालिक या कुछ, उसे केवल कबीले के संरक्षक के रूप में दर्शाया गया है। और नगरों पर विजय पाने वाला उसे पूरा भेता भी कहा गया है राजा को। राजा की शक्तियों पर नियंत्रण के लिए दो समितियां थी, सभा और समिति उसे कहा जा सकता था। ये दो संस्थाएं थी, सभा और समिति। इनके बारे में हम यहाँ विस्तार से थोड़ी बात करेंगे। उससे पहले ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य है। ये प्रश्न कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी गया है कि कौन से ग्रंथ में सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है। तो अथर्ववेद के अंदर सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है। ये दोनों जो संस्थाएं थी ये राजा पर नियंत्रण रखने का कार्य करती थी। सभा ये वृद्ध और अभिजात वर्ग की एक संस्था थी जो स्थायी रूप से रहती थी। सभा में वृद्ध और अभिजात वर्ग के लोग थे। इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख हुआ है। कितनी बार? 8 बार इसका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। उसके बाद समिति, समिति में सामान्य जनता थी, उसकी प्रतिनिधि सभा ये कहलाती थी। इसमें इसका जो मुख्य कार्य था वो राजा की नियुक्ति, उसको पदच्युत करना और राजा पर नियंत्रण रखना, ये इसके मुख्य कार्य थे। इसके सभापति को ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। इसके सभापति को ईशान कहा जाता था। और ऋग्वेद में समिति का उल्लेख है वो 9 बार किया गया है। समिति का उल्लेख है ऋग्वेद में वो 9 बार किया गया है। तीसरी जो महत्वपूर्ण संस्था थी वो विदत थी।
ये एक जनसभा थी, इसके अंदर भी बहुत सारे लोग थे और आर्यों की ये प्राचीनतम संस्था थी। तो सभा, समिति और विदत तीनों में से सबसे प्राचीनतम थी वो विदत थी। सभा स्थायी थी, समिति के अंदर जनता के प्रतिनिधि सभा थी ये, और जो विदत थी इसका मुख्य कार्य सैनिक लूट के जो माल सैनिक लूट में मिलता था उसके विभाजन का कार्य था इसका। सभा और विदत थी, जो सभा और विदत थी इन दोनों में महिलाएं भाग ले सकती थी, तो इन दोनों में महिलाएं भाग लेती भी थी। राजा भूमि का स्वामी न होकर उसे युद्ध का स्वामी बताया गया है। ऋग्वैदिक कालीन समाज में राजा को भूमि का स्वामी नहीं मानकर युद्ध का स्वामी माना गया है। अब युद्ध की बात करें तो एक महत्वपूर्ण युद्ध जो कि पूर्व वैदिक काल से संबंधित है, उसके बारे में बहुत कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। दशराज्य युद्ध जो कि परुष्णी नदी के तट पर हुआ था, उसमें 10 जो ऋग्वैदिक कालीन समाज के राजा थे, जिनमें 5 आर्य कबीले के थे और 5 आर्यतर अन्य कबीलों के थे, और उनका राजा सुदास के साथ एक युद्ध लड़ा गया था। 10 राजाओं के मध्य राजा सुदास के साथ एक युद्ध लड़ा गया था जो कि परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में बताया गया है कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में बताया गया है कि भरत वंश के राजा सुदास के साथ 10 राजाओं के द्वारा एक युद्ध लड़ा गया था, जो कि उसमें राजा सुदास विजयी रहा था। ये 10 राजा कौन कौन से थे? इसमें 5 आर्य कबीले के थे। इनमें था पुरु, यदु, अनु, तुर्वस और द्रोहेयु। और जो 5 आर्यतर कबीले थे उनमें शिव, पक्था, अलीना, भलना और विषाणिन, ये 10 कबीले थे और उनके सामने थे भरत वंश के राजा सुदास। तो इसे 10 राज्य युद्ध का नाम दिया गया है। ये परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया है। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये इसके युद्ध का जो कारण अगर आपको मैं बताऊं तो जो विश्वामित्र थे वो पहले सुदास के गुरु थे, सुदास के पुरोहित थे, लेकिन बाद में सुदास ने उनको निकाल दिया और वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया था। जो ऋषि वशिष्ठ थे उनको अपना पुरोहित बना लिया था। विश्वामित्र इससे नाराज होकर चले गए और उन्होंने ये 10 राजाओं का एक समूह बनाकर सुदास के साथ एक युद्ध लड़ा, जिसमें ये पराजित हो गए थे। विश्वामित्र के जो संघ था विश्वामित्र के 10 राजाओं का, वो युद्ध में पराजित हो गया था और सुदास था वो इसमें विजयी रहा था। तो इस युद्ध में एक सिरिंजय कबीला भी था जो सुदास के पक्ष में था। सिरिंजय कबीला था वो सुदास के पक्ष में था। तो यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आपके बनते हैं और पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। अब हम बात करते हैं रत्निन की। ऋग्वेदिक काल जो समाज था उसके अंदर राजा सहित कुल 12 रत्निन कहलाते थे। इनमें अगर बात करें तो राजा, सेनानी से आप समझ सकते हो कि सेना का प्रमुख होगा, पुरोहित, ये भी धार्मिक कर्मकांड से जुड़ा हुआ ये पद था, ये आनुवंशिक था। पुरोहित का पद था वो आनुवंशिक था, जन्मजात था, आनुवंशिक था, याद रखने वाली बात है। उसके बाद युवराज जो कि राजा का उत्तराधिकारी होता था वो युवराज कहलाता था। और एकमात्र महिला, 12 रत्निन में एकमात्र महिला थी वो महिषी, जो कि रानी या पटरानी थी, वो एकमात्र महिला इस 12 रत्निन में थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो सूत था, रथ सेना का नायक था, ग्रामणी हमने पहले बात कर ली, ग्राम का मुखिया, क्षता जिसे प्रतिहारी भी कहा जाता था, संहृता जो कि कोषाध्यक्ष था, भागदूत था वो अर्थमंत्री था, अक्षवाप था वो पासे के खेल में राजा का सहयोगी होता था, और पालागल एक राजा का मित्र भी इस 12 रत्निन में शामिल होता था। इसके अलावा कुछ अन्य नाम जो कि ऋग्वेद में आते हैं उनमें है पुरप, जिसे दुर्गपति कहा जाता था, और ये सैनिक कार्य में भी राजा का सहयोग करता था, पुरप। उसके अलावा था स्पष्ट जो कि जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर, ये स्पष्ट कहलाते थे। कुलप था वो परिवार का मुखिया, हमने यहाँ पे पढ़ लिया, कुलप था वो परिवार का मुखिया था। प्रश्न विनायक था, उसे न्यायाधीश कहा जाता था। और यहाँ पे वाज्रपति एक था, वाज्रपति जो कि गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वाज्रपति को गोचर भूमि का अधिकारी कहते थे। एक यंत्र का नाम भी ऋग्वेद के अंदर कई बार आया है, चरिष्णु। ये दुर्ग को गिराने वाला एक यंत्र था, ये ऋग्वेद में ये शब्द आया है चरिष्णु, इसे दुर्ग गिराने वाला यंत्र भी कहते थे। इसके अलावा ये ऋग्वेद में सर्ग, व्रात, गण, ये 3 अन्य शब्द हैं, ये सेना की विभिन्न इकाइयां थी। तो आइए एक बार इसको फिर से अपने रिवाइज कर लेते हैं।
तो राजनीतिक व्यवस्था में बुनियादी इकाई था वो परिवार था, जिसका मुखिया कुलप या गृहपति कहलाता था। कुछ ग्रामों का समूह होता, कुछ परिवारों का समूह होता था, वो ग्राम कहलाता था, जिसका मुखिया ग्रामणी होता था। ग्राम परिवारों का समूह या स्वजनों का समूह होता था। उसके अलावा कुछ गांवों के समूह को विष कहते थे, जिसका मुखिया विषपति होता था। विष शब्द का प्रयोग 170 बार ऋग्वेद में आया है। कुछ विषों का समूह होता था, वो जन कहलाता था। जन का मुखिया जनपद या राजा कहलाता था। 275 बार इसका प्रयोग, इस शब्द का, जन शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। या महत्वपूर्ण बात यह है कि जनपद शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है। जनपद शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में कहीं भी नहीं हुआ है। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग जरूर हुआ है। राजा का पद आनुवंशिक हो गया था ऋग्वेद तक आते आते, और राजा के अधिकार थे वो बहुत ही सीमित थे, क्योंकि राजा पर सभा और समिति नामक जो एक संस्थाएं, दो संस्थाएं थी, वो उस पर राजा पे नियंत्रण रखती थी। राजा से के निर्वाचन संबंधी जो सूक्त हैं वो ऋग्वेद में तथा ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में दिए हुए हैं। कबीले के संरक्षक के रूप में इसे गोपाजनस्य और नगरों को पर विजय पाने वाला पूरा भेता, ये इसे कहा गया है। राजा को राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए मैंने बताया कि सभा और समिति नामक संस्थाएं थी। अथर्ववेद के अंदर सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में परिभाषित किया गया है। सभा है वो वर्द और अभिजात वर्ग के लोगों की संस्था थी। सभा शब्द का प्रयोग है वो ऋग्वेद में 8 बार हुआ है। समिति शब्द का प्रयोग 9 बार हुआ है। जो समिति थी वो सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। इसके अंदर राजा की नियुक्ति, राजा की पदच्युति करने का और राजा पर नियंत्रण रखने का अधिकार था वो समिति पर था। इसका सभापति था वो ईशान कहलाता था। इसके अलावा एक और जनसभा थी जिसे विदत कहा जाता था, जो कि सैनिक लूट के माल पर का बंटवारा करती थी। इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में 122 बार हुआ है। सभा, समिति और विदत, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। सभा और विदत में महिलाएं भाग लेती थी, समिति में नहीं थी। राजा भूमि का स्वामी न होकर युद्ध का स्वामी होता था। और 5 आर्येतर कबीलों ने मिलकर राजा सूरदास के साथ परुष्णी नदी के तट पर दशराज्य युद्ध लड़ा था, जिसमें राजा सुदास विजयी रहा था। विजयी राजा सुदास के जो गुरु थे वो वशिष्ठ थे, और पराजित राजाओं का जो संघ था उसके गुरु विश्वामित्र थे। एक कबीला था सृंजय, जिसने सुदास का पक्ष लिया था। ऋग्वेदिक कालीन समाज में 12 रत्निन थे जो राजा सहित थे। राजा, सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामीणी, क्षता, संग्रहिता, भागदूत, ये सब, अक्षवाप और पालागल, ये सब 12 रत्निन थे। पूरब था वो दुर्गपति या सैनिक कार्य से संबंधित था। स्पष्ट था वो जनता की गतिविधि देखने वाले गुप्तचर थे। कुलप परिवार का मुखिया कहलाता था। ग्रामणी गांव का मुखिया कहलाता था। प्रश्न विनायक थे वो न्यायाधीश थे। प्राजपति था वो गोचर भूमि का अधिकारी था। और चरिष्णु एक दुर्ग गिराने वाला यंत्र था। इसके अलावा शर्ग, व्रात और गण, ये सब सेना की इकाइयाँ थी। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि ये जो आज अपना ऋग्वेदिक कालीन समाज है उसकी सारे जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिक है, धार्मिक है, वो हमने सब कुछ पढ़ लिया है। आज ये टॉपिक जो पूर्व वैदिक काल का टॉपिक है वो यहाँ हमारा समाप्त होता है। इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का एक वीडियो भी मैं डालूंगा, तो आप अपना जो इतिहास है उसके बारे में ज्ञान बढ़ाते रहने के लिए ये मेरा चैनल देखते रहिए। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।